हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है सीबीएसई बोर्ड का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं सच दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक, यानी कि उसको आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। आपका 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स का ये पेपर है और सेक्शन वाइज पेपर है, यानी कि सेक्शन ए, बी और सी करके आपके 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास में चॉइस होगी कि 6 क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, यू हैव टू अटेम्प्ट 5, देन सेक्शन बी एंड लाइक सी। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले क्वेश्चन जो आपका आप देख रहे हो सेक्शन 1 से, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चंस हैं और कोई 5 क्वेश्चंस लाइक आपको अटेम्प्ट करने हैं। यू हैव टू आंसर वेरी केयरफुली, राइट। तो पहला क्वेश्चन जैसा है कि है डैश इज अ फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स। रिटन कमेंट्स लिख के जब हम किसी को बताते हैं, एंड वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड वॉट सी और ही नीड टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। ठीक है, तो ये किस तरीके का फीडबैक कहलाता है, यानी कि जिससे आपको रिटर्न में किसी को आप बता रहे हैं या वर्बली कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उससे लर्नर को समझ आता है कि उसे क्या इम्प्रूव करना है। तो दिस काइंड ऑफ फीडबैक इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, जनरल और साइन। तो ABCD 4 यहाँ पे ऑप्शन है। तो प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो आपका आंसर होता है वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो होता है उससे हमें फीडबैक मिलता है कि आपको क्या इम्प्रूव करना है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको पता चलता है। ठीक है, तो द आंसर इज डिस्क्रिप्टिव। दूसरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज यूज फॉर बॉडी लैंग्वेज। जब मैं बात करता हूँ बॉडी लैंग्वेज की, जेस्चर की, फेशियल एक्सप्रेशन की, यानी कि किसी को देख के उसके एक्सप्रेशन को देख के अगर आप समझ जाते हैं तो इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन इज दिस वन, कि आपको बताना है कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन से अगर कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सोनिका गेट्स अप एट 6 AM and goes for a hobby classes, then she comes back home and finish her homework before going to school. She does all works by herself, खुद से सारा काम करती है। No one tells her to do so, उसे कोई नहीं कहता कि वो करे। तो this kind of वर्क इज, यानी कि इस तरीके का मैनेजमेंट क्या कहलाता है? तो दिस इज नोन एज सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखना। ठीक है, तो राइट आंसर इज सेल्फ मोटिवेशन। ओके, बी विल बी द राइट आंसर हियर। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ, अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रखना। लीव वन विद द क्रोनिक एनेक्जाइटी एंड स्ट्रेस, उससे क्या हमें क्रोनिक एनेक्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस में हम जा सकते हैं। 10 लीडिंग टू डैश स्ट्रेस, तो इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है आंसर। और ये आपको पता है, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो यू विल बी मेंटली स्ट्रेस आपको इंक्रीज होता है। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज मेंटल स्ट्रेस। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, मेंटल स्ट्रेस, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ICT यूनिट से है, 3rd यूनिट जो आपका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट टू इनपुट विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे किसी स्पेसिफिक, जब भी टाइम पीरियड की बात आ जाती है यानी रियल टाइम की बात आ जाती है, तो इस तरीके के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे रेड लाइट पे हो गया आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टाइमिंग बड़ी क्रूशियल पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। तो दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 6th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। अगर आप अपने कंप्यूटर में थ्रेट्स और वायरसेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इजी, यू हैव टू यूज एंटीवायरस। एंटीवायरस से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 6 क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट 5, जो आपको सही से आते हैं आप उनको 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा सेक्शन बी, इसमें 20 क्वेश्चंस है बट यू हैव टू अटेम्प्ट 15, जो आपको बहुत अच्छे से 15 क्वेश्चन आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो एक बार हम सभी 20 के 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूनिट से ही है, जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट है उसी का क्वेश्चन है। व्हेन यू अप्लाई अ डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। और यही डेफिनेशन है इस चीज़ का, ये एक सिंपल डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? स्टाइल का डेफिनेशन है कि स्टाइल क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग को आप किसी दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज नोन एज स्टाइल। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। राइट, स्टाइल इज द आंसर। ओके, 8th क्वेश्चन है विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन स्प्रेडशीट। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। सेकंड स्प्रेडशीट आपका जो है उस चैप्टर से है, सेकंड चैप्टर से, सेकंड यूनिट से। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, कौन सा फंक्शन हम परफॉर्म नहीं करते हैं। देखिए सम का आपके पास ऑप्शन होता है, ओके, एवरेज का भी ऑप्शन होता है, प्रोडक्ट के लिए भी मल्टीप्लाई का ऑप्शन, प्रोडक्ट का ऑप्शन होता है, बट परसेंटेज का नहीं होता है। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये पूछा है कौन सा नहीं है। ओके, तो आंसर विल बी द परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन जो है, इन अ डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक्स इन रिलेशन टू चूज एंकर पॉइंट। देखिए एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यस, आपको अलाइनमेंट के लिए हम बात करते हैं, जब अलाइनमेंट की बात करते हैं कि आपको सेंटर से डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, आपका जो कंटेंट लिखना है लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है, राइट हैंड साइड से लिखना है। ठीक है, तो ये जो आपका प्लेसमेंट है दिस इज नोन एज अलाइनमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं। तो आंसर विल बी अलाइनमेंट। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन में लिखा है ए डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ये भी एक और डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास में आ गई है कि एक मॉडल जो हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज करते हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई है कि टेम्पलेट क्या होता है। एक मॉडल होता है जिसको हम दूसरा डॉक्यूमेंट बनाने में यूज करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशंस भी पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11th आपका क्वेश्चन जो है, डैश स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इफेक्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट साइज और टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट। ये आपने देखा है, आप जब आप डॉक्यूमेंट यूज करते हैं तो जो आपके ऑप्शंस होते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, टेक्स्ट की साइज चेंज करना, फॉन्ट की साइज चेंज करना, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको कंबाइनली हम इनको क्या बोलते हैं, किस तरीके की फॉर्मेटिंग होती है, किस तरीके की स्टाइल हम यूज करते हैं। ये करेक्टर स्टाइल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? करेक्टर स्टाइल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स थी वो आप एक बार रिकॉल कर लेना अपनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन है, टू रिपीट द ग्राफिक्स अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि अगर मैं बात करता हूँ किसी भी ग्राफिक्स को रिपीट करना है, ओके, तो मुझे क्या करना होगा। तो आपका ये जो बैकग्राउंड एरिया है, एंटायर बैकग्राउंड एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा टाइल। ओके, टाइल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो है 13th क्वेश्चन, सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो सिनेरियो एक तरीके से व्हाट इफ एनालिसिस का पार्ट है। सिनेरियो हमने पढ़ा, गोल सीट पढ़ा, सोलर पढ़ा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, यानी कि आप सिनेरियो जो टेस्ट के लिए यूज करते हैं वो एक व्हाट इफ है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। 14th आपका जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है डैश इज अ पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कोई भी बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाना है या फिर कोई आपको शो करना है पीछे आपके बैकग्राउंड में जो फोटो है, तो वहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं। यानी कि 2 लेयर्स अगर होती हैं, हम फर्स्ट लेयर को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो पीछे जो इमेज लगी है या वाटरमार्क लगा है तो उसका इफेक्ट आपको नजर आता है। तो वाटरमार्क के केस में हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं। तो दिस
इस जो हमारा ये 14th क्वेश्चन है, इसका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी इज ए पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क। ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिएगा, इट रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट and can be used to find values or data that you want formula to calculate। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं 15th क्वेश्चन। ठीक है, जब भी फॉर्मूला कैलकुलेशन की बात आती है तो हमने एक चीज़ पढ़ा था, रेफरेंसिंग। ठीक है, रेफरेंसिंग हमने पढ़ा था कि सेल रेफरेंसिंग से क्या होता है, जैसे किसी फॉर्मूला को लिखने के बाद हम ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेल एड्रेसेस चेंज कर लेता है। तो राइट आंसर विल बी सेल रेफरेंस, डी विल बी द राइट आंसर। डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या लिखा है? डैश टोटल्स और एड्स डेटा अरेंज इन एरे। एरे क्या होता है? एरे कह दो, या फिर एक होमोजीनियसली, एक कंटिन्यूसली आपने कोई डेटा लिखा हुआ है, उसको आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट या ऐड या टोटल करना है। दैट इज a group of cell with label or columns or row, which step one must should follow before using the subtotal option। तो again the question is a very nice question here, and it's directly definition of the particular topic, यानी कि तो राइट आंसर यहाँ पे 16th आप देखेंगे क्या हो जाएगा? सब टोटल वो ऑप्शन होता है जिसमें हम डायरेक्टली किसी भी अरेंज्ड एरे या फिर मैं कहूँ डायरेक्ट किसी से कॉलम या रो के डेटा को ऐड या टोटल कर सकता हूँ। तो ये आपका सब टोटल ऑप्शन हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। 16 का आंसर डी हो जाएगा। 17 में कहा है डैश इज ए हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और अ वेब पेज। बोला गया है कि डेस्टिनेशन फाइल या वेब पेज पे जो फुल एड्रेस की बात करें, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रीडायरेक्ट कर रहे हैं किसी पेज से, एक पेज से दूसरे पेज पे, तो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेबरेट फॉर्म ऑफ गोल सिक। गोल सिक का मोर इलेबरेटेड फॉर्म आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा गोल सिक के लिए। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो गोल सिक में हमने कहा था कि गोल सिक का इलेबरेटेड फॉर्म होता है सोल्वर, आपने पढ़ा है सेकंड यूनिट में। ठीक है, सोल्वर क्या है? गोल सिक में आप एक बात करते हो कि कोई फ्यूचर, यानी कि जो आपको प्रिडिक्ट करना है कोई भी रिजल्ट आपका, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा रिजल्ट्स की बात जब होती है तो हम उसके लिए सोल्वर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर 18th का क्या हो जाएगा? सोल्वर हो जाएगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन ए स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू ए मास्टर वर्कशीट। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग का मतलब यही होता है, कंसोलिडेटिंग करने का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा सीट्स में आपका डेटा है और आप उसको किसी मास्टर सीट के अंदर काम कर रहे हैं। मान लो एक टर्म 1 की सीट है, टर्म 2 की सीट है, और फिर आप दोनों के मार्क्स को एक मास्टर सीट के अंदर, थर्ड सीट के अंदर, फाइनल रिजल्ट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट और सेकंड सीट का यूज करके। तो दिस इज नोन एज कंसोलिडेटिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है एन डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव वाइल a dash link will stop working only if the start और target location change relative to each other। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एब्सोल्यूट में क्या है, आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देते हो किसी थर्ड पार्टी पे, यानी थर्ड पेज पे या किसी दूसरी वर्कशीट पे आप लिंक क्रिएट कर देते हैं। तो जब वो लिंक हट जाएगा तो आपका वो पेज कभी शो नहीं होगा। तो पहला तो आंसर यही हो गया, ओनली टू द टारगेट। अगर सिर्फ टारगेट मूव होता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वर्किंग नहीं होती है, वर्किंग स्टॉप हो जाती है या वो लिंक काम नहीं करता है, तो ये क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट। तो पहला तो हमारा पता चल गया हमें क्या है, एब्सोल्यूट लिंकिंग। दूसरा होता है अगर स्टार्ट लिंक है और टारगेट जो लोकेशन है उन दोनों को एक्सचेंज कर दिया जाए तब क्या होगा, तो वो आपकी कहलाती है रिलेटिव लिंक। वो कैसा लिंक कहलाता है? रिलेटिव लिंक। तो देख लीजिए पहला एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव कौन सा है? सी इज द राइट आंसर। सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21st क्वेश्चन देख लीजिए। डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डेटाबेस सर्वर्स को हम और क्या कहते हैं? डेटाबेस का मतलब क्या है? डेटाबेस कभी भी आप कोई भी वेबसाइट देखते हो तो वो जो फ्रंट में आप देखते हो वो फ्रंट साइड जो होती है, जो वेब ब्राउजर पे आपको दिखाई देती है, वो फ्रंट एंड कहलाता है। बट जो भी आप उसमें फॉर्म फिल करते हो या कोई भी डेटा एंट्री करते हो तो वो जाके सेव कहाँ होता है?
सर्वर पे होता है। तो सर्वर पे जो डेटा सेव होता है डेटाबेस सर्वर कहलाता है, और वो आपका क्या होता है, बैक एंड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैक एंड। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 21 का, बैक एंड, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 22वें क्वेश्चन में लिखा है कि टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट। देखिए ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वर्टिकली हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल्स हमारे पास क्या होती हैं, रो होती हैं। एक टेबल के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली पूछा है, तो वर्टिकली क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और आपके जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी रोज होती है। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो टेबल में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, टेबल के जो डेटा होता है उसमें वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। 23 एक बार देख लीजिए। डैश इंक्लूड फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल करेंसी, डेट, नंबर्स। ये आप देखते हैं जब आप कोई भी वर्ड या डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, सेल प्रोटेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटेड वर्क है ये किस तरीके की स्टाइल से रिलेटेड है, तो यू नो दिस काइंड ऑफ स्टाइल इज नोन एज सेल स्टाइल। यानी कि आप किसी टेबल के अंदर इस तरीके की डेटा एंट्री करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, सेल स्टाइल बोलते हैं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल स्टाइल, ठीक है। 24 देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट सीट टैब्स आर प्रेजेंट एट द ऑफ द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर बाय डिफॉल्ट सीट्स का जो टैब होता है वो कहाँ पे होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे स्प्रेडशीट को ओपन करके तो बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे कहीं नज़र आता है आपको सीट का प्लस करके साइन भी होता है, उससे आप और सीट्स ऐड कर सकते हैं। तो जो बॉटम यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा बॉटम विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सीट टैब का ऑप्शन कहाँ पे होता है, बॉटम में होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है सेल रेफरेंस स्प्रेडशीट ऑफ सेल रेंज फ्रॉम B2 से B15। देखिए लिखने का तरीका पूछा है सिर्फ, और ये हम बार बार डिस्कस करते हैं जब स्प्रेडशीट यूज करते हैं कि जब भी आपको सेल रेंज लिखनी होती है तो हम कोलन का यूज करते हैं। तो कोलन देख लीजिए कहाँ पे लगा हुआ है आपका B2:F15। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B2:F15, सी विल बी द राइट आंसर। 26 और देख लीजिए। 26 में लिखा है डैश कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू टेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी बात करते हैं ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर एंड रिलेटिव टू द टेक्स्ट, तो इस तरीके के जो कंट्रोल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अरेंजमेंट कंट्रोल्स। क्या बोलते हैं इनको, अरेंजमेंट कंट्रोल्स हम लोग कहते हैं। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 सेक्शन हमारे हो गए, ए और बी सेक्शन। सी सेक्शन में आपके पास में अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चंस, कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको एक सिचुएशन दी होगी, आपको एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, एक प्रॉब्लम दी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको आंसर करना है कि वो किस तरीके से आप रिजोल्व हो सकती है वो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे बात कर रहे हैं मिलेनियम यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजिंग ए रीयूनियन मीट, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रीयूनियन का मतलब वहाँ के लोग जो पास आउट हो गए हैं, एलुमनी हैं, वो स्टूडेंट दोबारा से मिलना चाहते हैं, दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पज यूनिवर्सिटी वांट टू सेंड द इनवाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स विद देयर डिफरेंट एड्रेस। यूनिवर्सिटी क्या चाहती है कि उनको अलग अलग उनके सबके एड्रेस है, उन सबको एक इनविटेशन भेजना चाहती है, कॉमन इनविटेशन भेजना चाहती है। तो बहुत ही आसान है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मेल मर्ज। हमने देखा हुआ है ये मेल मर्ज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो 28 है, इसमें बोला गया है कि प्रीशा इज अ बुक एडिटर है। शी वांट्स टू चेंज इंडेंटेशन ऑफ द पैराग्राफ का इंडेंटेशन उसको चेंज करना है, एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल द टाइटल्स इन द बुक, विच फीचर्स डज शी यूज। तो देखिए सिर्फ टाइटल्स को चेंज करना है और इंडेंटेशन चेंज करना है पैराग्राफ्स का। तो उसके लिए उसको सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, स्टाइल। यानी कि स्टाइल में अगर वो एक जगह चेंज करती है, ठीक है, स्टाइल के अंदर, तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्टाइल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, ही वांट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरियाज ऑफ इमेज, विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज टू कंप्लीट द टास्क। गौरव जो है उसने कोई इमेज इंसर्ट किया, ठीक है,
एंड उसके अंदर उसको कोई अनवांटेड सेक्शन जो है वो हटाना है। तो ये ऑप्शन तो आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन्स पे भी करते रहते हैं। तो अनवांटेड एरिया को जो आपको नहीं चाहिए उसको हटाना है, तो दिस ऑप्शन इज नोन एज क्रॉपिंग। तो हम इसको बोलते हैं क्रॉप करना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रॉप करना। क्रॉप करेंगे हम लोग उस इमेज को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन है, हीमा इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी यूज टू मेंटेन्स द अकाउंट इन ए स्प्रेडशीट इन एवरी डे। उसको रोजाना स्प्रेडशीट बनाना होता है, एक्सेल पे काम करना होता है, या मैं कहूँ लिबर ऑफिस कैल्क पे काम करना होता है। देर आर द नंबर ऑफ स्टेप्स विच ही नीड टू फॉलो एवरी टाइम्स, जिसमें एक ही तरीके की स्टेप्स बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो अगर उस टास्क को आसान करना है और फास्ट करना है, क्विकली करना है, तो उसे कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इस स्प्रेडशीट के अंदर। दिस काइंड ऑफ टास्क विल बी डन बाय मैक्रोज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूजिंग मैक्रोज। तो राइट आंसर विल बी द डी, यूजिंग मैक्रो वी कैन सेव आवर स्टेप्स, ठीक है। Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. He wants everyone employed to go through the worksheet and update their address and phone numbers if required. He also would like to know the changes done by his employees. Which feature spreadsheet does she use enable this changes mode? तो जब भी हम बात करते हैं ट्रैक चेंजेस की, तो ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, जो भी चेंज आते हैं वो अपडेट हो जाते हैं सभी लोगों के पास में। तो दिस काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज ट्रैक चेंजेस, ठीक है। तो हम ट्रैक चेंजेस का यूज करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस। दूसरा देखिए 32 नंबर क्वेश्चन जो है, अक्षत वांट टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करनी है। इज फॉर्म इन अ डेटाबेस के अंदर विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर दिस पर्पज। कौन सी टेबल आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर उसको स्टोर करनी है तो वो क्या कर सकता है, दोनों, या तो फ्लैट फाइल भी यूज कर सकता है और रिलेशनल भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप रिलेशनल का भी यूज कर सकते हो और फ्लैट फाइल का भी। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रेडशीट, हर फ्रेंड्स हैज टोल्ड हर हाउ टू रीनेम द स्प्रेडशीट एंड इट विल बी हेल्प टू आइडेंटिफाई वर्कशीट डेटा इजीली। डेटा रीनेम करना यानी कि वर्कशीट के डेटा को अगर आप नाम दे देते तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन सी शीट में क्या डेटा है। She was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in the spreadsheet OpenOffice, a worksheet can be renamed using how many ways. तो देखिए रीनेम करने के कितने तरीके हैं। आप यहाँ तो क्या कर सकते हो, उस फाइल के जो शीट टैब है उस पर डबल क्लिक करके कर सकते हो, या फिर क्या ऑप्शन है उस पर राइट क्लिक करके आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। दूसरा F2 की प्रेस करके भी आप उसको रीनेम कर सकते हो। तो 3 तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो 3 ways will be there to rename your worksheet. तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये 33 क्वेश्चन थे, इनमें भी आपके पास चॉइस है, तो गो फॉर इट एंड अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा एडिशनल इसके अलावा भी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्म 1, ठीक है। टर्म 1 की अभी प्री बोर्ड अच्छे से दीजिए, और टर्म 1 से पहले कुछ और MCQs में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो कीप वेटिंग एंड पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू।